जी अगर स्मार्ट मीटर अच्छे हैं तो जो पहले डिजिटल थे वो किसने लगाए थे? वो भी सरकार ने लगाए ना। इसका मतलब उसमें कोई कमियां थी? अगर उसमें कमियां थी तो फिर उनको पेनलाइज करो पहले जिन्होंने वो लगाए। दूसरी बात ये, आपने मेरे घर के कनेक्शन का मुझे मीटर दे रही है, आप मेरे प्रांगण में लाइए मेरे स्मार्ट मीटर को। पहले आप अर्बन में जो लोग क्रीमी लेयर है आप उन पे लगाइए, तो आपके पास पूरी डिटेल है कनेक्शंस की। आप शुरू कीजिए पहले जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो लोग जिनका 2 किलोवाट से ऊपर का लोड है, कोई भी है ABCD, शुरू कीजिए वार्ड वाइज उनको, और उनके डिजिटल मीटर हटा के उनके घरों पे आप जो है वो स्मार्ट मीटर लगाइए। 3, 4, 5 महीने उनके बिल्स आएंगे। अगर तो थोड़ा बहुत फ्लंक होगा तो वो नहीं बोलेंगे। जब किसी का 5 से 25 आएगा तो वो भी चलाएगा, वो कितना भी व्यक्ति संपन्न क्यों ना हो। ये हुआ ना, तो मुझे वो कहने लगे कि ये तो पॉलिसी मैटर है। अब इस फील्ड में काम चल रहा है ना, बीजेपी के ऑफिस से निकलने वाला काम जो है वो जनता से जुड़ा हुआ काम होना चाहिए। जनता को आपकी पॉलिसी से, आपकी योजनाओं से फायदा होना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी दुनिया भर की स्कीमें बता रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों की रोजी रोटी पे भी टांग मार रहे हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो ब्यूरोक्रेटिक ताना बाना है ना, इनके भी स्क्रू टाइट करने की जरूरत है। और ये मुझे लगता है LG साहब हमारे स्वयं एक पॉलिटिशियन है, 3 बार के पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। उनको अगर ये नब्ज नहीं समझ आते थे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग मुझे याद करेंगे, मैं कुछ ऐसा करके जाऊंगा। पता नहीं ये चीजें पता नहीं किस तरीके से याद करेंगे। ऐसा कि अब हो सकता है कि सरकार के आने का इंतजार हो, कि चुनाव हो, यहाँ कोई सरकार गठित हो, तो क्योंकि जो सरकार में रहते हैं उनको अपने लोगों की चिंता होती है। वोट लेने MLA है, मिनिस्टर है, उसको पता भैया जब लोगों में शोर शुरू हो जाएगा तो अब सरकार में है तो बाहर जाते हुए समय लगेगा। जितनी जल्दी घुसते हैं उतनी जल्दी बाहर भी आएगा। तो मैं LG साहब से निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसा करके जाइएगा कि लोग जगमोहन जी की तरह याद करें। ऐसा ना हो कि कोई उनको लगे तानाशाह कोई आया था और वो हम पे सारे दुनिया भर की शक्तियां जो करके चला गया है, हमारी जिंदगी में कोहराम मचा के चला गया है। तो मुंह से निकली हुई आज जो है ना वो दूर तक करें। क्योंकि सत्यपाल मलिक जी पब्लिक ओरिएंटेड किस्म का व्यक्ति था, एक ना होगा। लेकिन 3 फाइलों का जिक्र किया था उन्होंने। अब पता नहीं वो फाइलें कहाँ चलेगी ठंडे बस्ते में। अगर कुछ होता तो उसमें करना जी। ये जो चीज़ें हैं मेट्रो ट्रेन और आर्टिफिशियल लेक का काम जो है कहाँ तक पहुँचा? देखिए आर्टिफिशियल लेक का तो काम चल रहा है स्लो है। जिस तरीके का ताना बाना है तो उसी तरीके से ही काम चल रहा है। लेकिन मेट्रो का क्योंकि भारत सरकार के साथ इन्वॉल्व है तो उसमें हमारी जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो उस पर बड़ी बार फुटिंग पे काम कर रही है। जल्दी उसकी DPR में कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत थी। जो लग रहा था कि एम्स से लेके अम्फाला तक एक जो है उसकी डिज़ाइनिंग होनी है। तो मुझे लगता है कि शायद अगले 5 सालों के अंदर हमें मेट्रो के बिल्कुल, क्योंकि ये कहा था आपके सांसद ने कि लोग हवाई जहाज़ पर हवाई चप्पल डालने वाले सफ़र कर रहे हैं अब जम्मू कश्मीर में, और मेट्रो जो है उसका काम पूरा हो चुका है। ठीक है, वो सांसद महोदय ने किस संदर्भ में ये बात कही मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि भारत सरकार जम्मू के अंदर भी मेट्रो देने के लिए गंभीर है। ये एक ऐसा दौर चल रहा है जिस दौर में कोई भी नेता जुबान खोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी एक सवाल है। डर किस चीज़ का है, ये भी एक सवाल है। लेकिन पब्लिक के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात करने के लिए कोई भी नेता सामने आने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कुछ एक नाम ऐसे हैं जो पब्लिक के मुद्दों को लेकर के खुलेआम सामने आ रहे हैं, पब्लिक की बात कर रहे हैं, और पब्लिक उन नेताओं को पसंद कर रही है। जिनमें से एक नाम मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ, एक नाम विक्रम रंधावा हैं, जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं और सीनियर लीडर हैं। वो इस वक्त मेरे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है रंधावा साहब हमारे। बहुत धन्यवाद। रंधावा साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि कंट्रोवर्सी में रहते हैं आप, ये एक कारण क्या है कि कंट्रोवर्सी के अंदर रंधावा साहब खुद जाते हैं या कंट्रोवर्सी चल के रंधावा साहब के पास आती है? देखिए, मैं तो ना तो कंट्रोवर्सी के पास जाता हूँ ना कंट्रोवर्सी मेरे पास आ जाती है। शायद जिन लोगों को शायद मैं अच्छा नहीं लगता होगा वो कंट्रोवर्शियल उसको बनाने का प्रयास करते हो सकते हैं, बल्कि मैं पब्लिक डोमेन में हूँ। भारतीय जनता पार्टी की मूलभूत विचारधारा है समाज से जुड़े रहेंगे, समाज के लिए काम करते हैं। तो जब तक समाज के बीच में जाकर समाज की पीड़ा को नहीं समझेंगे तो तब तक पॉलिटिक्स कहाँ से रही। आज की डेट में वो पॉलिटिशियंस का स्टेटस खत्म हो चुका है। जो कोई एंसेस्ट्रल पॉलिटिक्स चलती होगी या फिर कोई आप ये कह सकते हो कि पार्टी की बनी बनाई को विचारधारा उसके बलबूते पे आप आगे बढ़ लोगे। आज पब्लिक बहुत समझदार हो चुकी है, वोटर बहुत समझदार है,
और यंग वोटर तो खास करके वो तो सर्विसेज एट डोर स्टेप्स मांगता है जी। तो मैं तो उसी पार्टी की विचारधारा को कि सर्विसेज एट डोर स्टेप्स और आउटरीच टू मासेस, ये हमारा पोलिंग बूथ से लेके राष्ट्रीय स्तर का हमारा एक मापदंड है कि आउटरीच टू पब्लिक, आउटरीच टू मासेस। अब लोगों के बीच में रहिए भैया, उनकी दर्दें सुनिए, आप सरकार में हो या सरकार में नहीं हो ये कोई मैदा नहीं लगता है। आप जब तक उनकी समस्याओं को उनके घरों तक पहुंच के सुनोगे नहीं तो उनके समाधान का रास्ता आप नहीं निकाल पाओगे। लेकिन सवाल ये है कि बाकी सारे नेता भी हैं भाजपा में, लोगों की शिकायतें रहती हैं कि आप लोग हमारे पास आ ही नहीं रहे, आप बात ही नहीं कर रहे। लेकिन विक्रम रंधावा जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से या पहले भी कहें एक्टिव हैं। वो कजवानी का मुद्दा ले लीजिए, सतवारी दुकानों का मुद्दा ले लीजिए, बिजली के बिल को लेकर के आप खुल के बात कर रहे हैं। लगता नहीं है कि पार्टी प्रेशर करेगी, क्योंकि राजनीति में ये रहता है कि पार्टी के किसी भी निर्देश को सुने बिना या फिर उसके बिना ये बात कह देना और सामने आकर के लोगों की बात करना। ठीक है, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ सुधार जी इसके साथ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुल के पब्लिक डोमेन में नहीं है। हमारे सीनियर से सीनियर नेता, यहाँ तक कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी पार्टी के काम को लेकर लोगों के बीच में होते हैं। और इससे बड़ी बात और मैं क्या बताऊं कि आप जम्मू कश्मीर का ही लेख लीजिए, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय में रोज दरबार नहीं लगते हैं। हम सरकार में रहे या नहीं, आज कहने को तो टेक्निकली हम भी यहाँ सरकार में नहीं है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है, लेकिन हमारे यहाँ रोज दरबार लगते हैं। पार्टी के सीनियर नेता, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, उनके सहायक के नाते पूर्व विधायक जैसे मैं और सच शर्मा जी और हमारी टीम, हमारे साथ अश्विनी शर्मा जी एक्स MLA, एक 6-7 लोगों की टीम जो है, गौरव भगत जी हमारे DDC हैं, हम बुधवार को सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पार्टी कार्यालय में बैठते हैं। वहाँ पर पब्लिक ग्रीवेंसीज आती हैं, इमीडिएट रिड्रेसल टेलीफोन के माध्यम से, लेटर्स इशू के करने के माध्यम से, यहाँ पर फिजिकली भी कहीं जाने के माध्यम से उनका निपटारा किया जाता है। और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि इस पार्टी की एक्सरसाइज से आम जो धारणा है पार्टी के नेताओं के प्रति लोगों की बदली है और लोगों ने महसूस किया। आज स्वयं लोग पूछते हैं कि फलाने नेता को हमने मिलना है, उनका दिन किस दिन है। और इसके अलावा एक तो वो दिन हमारा जो पार्टी ने तय किया है, बाकी 6 दिन जो रहते हैं वो हम अपने घरों में भी दरबार लगता है। मेरे घर में रोज सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक आना जाना लगा रहता है और 10 साढ़े 10 बजे के बाद हम पब्लिक डोमेन में होते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर गए हों, चाहे सचिवालय गए हों, चाहे किसी के काम को लेकर किसी ऑफिसर से मिलने गए हों। और यकीनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जमीनी स्तर का कार्यकर्ता तो संगठन को मजबूत करने के लिए लगा हुआ है। जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में रहे हैं, जो हम हेल्प ऑफ अफेयर्स में रहे हैं, चाहे एक्स मिनिस्टर रहे हों, एक्स MLA MLCs रहे हों, जो मौजूदा हमारी DDCs हैं, हम पब्लिक डोमेन में हैं। और कोई भी विषय है अपने अपने क्षेत्र को लेके लगता रहता है। जैसे आपने कुंजवानी वाले फ्लाईओवर का विषय को लिया है, तो ये विषय तभी से चर्चा में आया था जब इस स्ट्रेच के ऊपर काम शुरू हुआ था। एक्सप्रेसवे का आपको पता है काम शुरू हुआ है। दिल्ली अमृतसर कटरा का एक बेहतरीन रिलीजियस कॉरिडोर जो है वो नितिन गडकरी जी दे रहे हैं कि 6 साढ़े 6 घंटे में आप दिल्ली से अमृतसर होकर कटरा पहुंच सकते हैं। यहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आप अगले दिन वापस अमृतसर जाएंगे, दरबार साहब में माथा टेकेंगे और उससे अगले दिन आप शाम को अपने घर दिल्ली पहुंच सकते हैं। एक बेहतरीन 6 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। तो लगातार वो सड़क जो है उसका निर्माण ठीक से हो रहा था, लेकिन जो DPR कुंजवानी से लेके और रेडिसन तक तकरीबन 7 साढ़े 7 किलोमीटर की कहीं सबमिट हुई, उसमें कुछ फॉल प्ले हुआ था। अब फॉल प्ले किस एंड पे हुआ, अब उस पर हम जाएंगे तो फिर वो बाल की खाल देने वाली बात हो जाती है ना। लेकिन जब वो पब्लिक डोमेन में आया, जब काम लगना शुरू हुआ, तो जनवरी में स्टार्टिंग में या दिसंबर एंडिंग में इन्होंने पहले जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें 2 कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है। शिवालय वाला जो पीछे से स्टेच को काम करते आ रहा है, उनको आरडी तक तकरीबन काम करना है, ऑडियो के शोरूम तक। उसके आगे एप्को कंपनी है, उनको सिद्रा ब्रिज तक लेके जाना है। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व थे। इन लोगों ने पहले, वो टेक्निकल भी है कि पहले आपको सर्विस लेन तैयार करनी है ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। जब सर्विस लेन पे लोग चलने लग पड़ेंगे, फिर आपने बीच में जो भी डिज़ाइन फ्लाईओवर का है, तो जब सर्विस लेन बन रही थी तो उस वक्त तो लोगों को यही लगा कि सर्विस लेन के बाद जो है पिलर्स का काम शुरू होगा। लेकिन जब अब दुनिया जागृत है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, टेक्निकल लोग, आज आपको इंजीनियर घर घर में मिल जाता है। जब वो ट्रैक पे काम शुरू हुआ तो जिस तरीके की खुदाइयाँ हुई तो लोगों के आईब्रोज रेज हो गए कि ये तो पिलर नहीं खुद रहे, ये तो साइडें निकाली जा रही हैं। अब जब
ठेकेदारों के साथ बात हुई तो ठेकेदार कोई बड़ा ज्यादा रिस्पांस जो पब्लिक को नहीं दे रहे थे, जो मेरे नोटिस में भी आया है कि वो ढंग की बात नहीं करते थे। वो यही कहते थे जाइए एनएच वालों से बात करो। एनएच वालों में भी जो लोग थे वो भी ये कहते कि आप चिंता मत करो, बहुत बेहतरीन काम होगा। पर आहिस्ता 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 वो जख्म जो है ना वो नासूर बनना शुरू हो गया। और मुझे याद है जनवरी 2024 में, अभी चुनावों को 3-4 महीने पड़े थे, हमारे जुगल किशोर शर्मा जी जो सांसद थे उस वक्त, आज भी वो सांसद है, उनके नेतृत्व में एक डेपुटेशन जो है उसमें चैम्बर के लोग भी थे, देवेंद्र सिंह राणा भी थे, नितिन गडकरी जी को दिल्ली में मिला और एक रिटर्न में दिया कि सर हमें शंका है कि इसकी डिज़ाइन आप चेक करवा लीजिए। डिज़ाइन पब्लिक को तो दिखाएंगे नहीं, अब सांसद है, सांसद तो पूछ सकता है। उनका सर हमें शंका है कि ये जो फ्लाईओवर है कहीं ये आरी वॉल्स पे ना बन रहा हो, क्योंकि हम लोगों को तजुर्बा था बड़ी ब्राह्मणा वाले पुल का। बड़ी ब्राह्मणा जो बना था आपको पता है ना, हाँ, उस पर भी जो एनएच के अंदर अफसरान थे उन्होंने अपनी जिद के पीछे उसको बनाया था, ब्लाइंड वॉल्स के ऊपर बनाया था, बाद में उसको तोड़ना पड़ा और आज उन लोगों की जिंदगी जो है करोड़ों का नुकसान हुआ। पैसा मेरा आपका पैसा है, पब्लिक का पैसा था। उस वक्त भी आप यकीन कीजिए संसार जी, नितिन गडकरी जी ने इसको बड़ा सीरियसली लिया और उसी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो जुगल किशोर जी की थी, अभी मेरे पास है नहीं तो आपको दिखाता, उस पे उन्होंने कमेंट लिखा था कि रिजेंटमेंट मेरे पास पहुंची है, काइंडली इसको जो है डिस्कस करो और एलिवेशन पे जो है वो फ्लाईओवर बनाना चाहिए, ये लिखा उन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि ये ठेकेदार ये लोग वेट करते हैं कि रंधावा साहब आए और ये ईंटें उठाएं, इसे नीचे फेंकें और धक्का मुक्की हो, उसके बाद काम। इन लोगों ने संघर्ष भी देखा नहीं ना, हमने क्या क्या संघर्ष किए हुए हैं। ये बाहरी ठेकेदार है, इनको पता नहीं, इन लोगों को लगा ये सरकार के लोग हैं, ये कहाँ शोर करेंगे। तो इनफैक्ट हुआ क्या कि अब वो जनवरी की बात थी तो इन लोगों ने दिल्ली को क्या कॉन्फिडेंस में लिया, मैं इस बात में नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा गया कि अब जो भी काम होगा वो सांसद महोदय के नोटिस में लाकर यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके हम आगे बढ़ाएंगे। मार्च में लॉकडाउन माफ करूंगा, अपना माफ कीजिए मुझे, वो लग गया अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, जो एनएच के अंदर मैं आप भी कहता हूँ ब्लैक शिप्स थी जिनका माइंडसेट गलत था, उन लोगों ने वार फुटिंग पे काम खींचा। आपने देखा रातों रात पहाड़ लग गए, मिट्टी के ढेर लग गए, मलबे की भराई शुरू हो गई, दीवारें आर्टिफिशियल खड़ी करनी शुरू कर दी, क्योंकि कंट्रैक्टर को तो डिजाइन मिला हुआ था, उसको तो दीवारों पे ही बनाना था। उसने अपने जो उनकी साइट थी वहां पे दीवारें जो है वो प्रीकास्ट कर ली थी। एक ने ब्लॉक्स प्रीकास्ट कर लिए थे जो हमने बाद में तोड़े, और एक ने दीवारें प्रीकास्ट कर ली थी। और जब वो लगनी शुरू हुई तो अब क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट था, 2-2.5 महीने हम भी यहाँ चुनाव में व्यस्त थे, मंत्री जी भी व्यस्त थे, तो मुझे लगता है कि वो उसका इन्होंने फायदा लेने का प्रयास किया। जैसे ही चुनावों के नतीजे आए तो फिर हमने इनसे दोबारा बात करने की कोशिश की, इन्होंने हमें ढंग का रिस्पॉन्स नहीं दिया। जो यहाँ के अफसरान थे एनएच के, नहीं आप दिल्ली बात कीजिए, ये वो डीपीआर बन चुका है, 700 करोड़ और लगेगा, 800 करोड़ और लगेगा, ये झोपड़पट्टी में चला जाएगा, ये आपका रास्ता ही खराब हो जाएगा। हमने कहा ये हमें क्यों इतनी लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रहा है, पैसा 800 करोड़ लगे, 900 करोड़ लगे, पब्लिक के लिए लगना है, आप और मैं फैसला करने वाले कौन होते हैं। तो उस वक्त फिर हमें सड़कों पे उतरना पड़ा और मैंने स्पष्ट किया लोगों को कि हमें इनके दफ्तरों के बाहर जाके नारेबाजी करने का कोई शौक नहीं है। हम एट साइड पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे, जहां काम हो रहा है हम काम रोकेंगे। जब काम रुकेगा तो पीड़ा फिर ज्यादा होगी, और वही हुआ। जब काम रुका तो इन बिटवीन फॉर्चुनेटली ये हो गया कि नेशनल हाईवे के इस प्रोजेक्ट को सारे को अमरनाथ यात्रा क्योंकि आने वाली थी तो नितिन गडकरी जी श्रीनगर आए हुए थे और हमें सुबह के वक्त समय मिल गया मिलने का। हम, आप यकीन कीजिए, 22 घंटे के अंदर बाय रोड स्पेशली श्रीनगर जाकर मंत्री साहब से 1-1.5 घंटा बात करके उन्होंने इतना माइंड किया कि जब मैंने मना किया था काम नहीं करना, मैंने कहा सर आपका मना करने के बाद भी 25-30 करोड़ का काम तो कर दिया इन्होंने, ये तो तबाह कर देंगे जम्मू को, ये 2 हिस्सों में बांट देंगे जम्मू को, और यही छोटी सी हमारी एक कमर्शियल हब जो बची हुई है, बाकी तो सारा खत्म ही बिजनेस, बाकी कहाँ बचा हुआ है। उस वक्त भी मंत्री साहब ने मुझे जो सख्त शब्दों में अल्फाज बोले वो मैं मीडिया में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन वो एनएच वालों के लिए अलार्मिंग थे कि आपका मिनिस्टर आपको लेके इतना एनाइड है, तुम यार उसको भी अंधेरे में रख रहे हो। जो व्यक्ति एक ईमानदारी व्यक्ति है और जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर जिसने जो सैलाब है पूरे देश में लाया है, फ्लाईओवर्स का, सड़कों का, तुम उसको अंधेरे में रख रहे हो। अलबत्ता हम लोग जब जम्मू आए श्रीनगर से मिलने के बाद हमारी जब यहाँ बात हुई तो उस बात में भी इन्होंने माना। फिर जब इनको श्रीनगर से दबड़ पड़ी फिर ये आगे ट्रैक पे, नहीं हमें सर ने बोला है इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। फिर उन्होंने कहा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, टोटली चेंज होगा जी, नॉट इवन ए सिंगल, हम बिल्कुल दीवार नहीं लगने देंगे। आप पिलर्स लगाइए, आप रेलवे एक ट्रेन को पास देने के लिए आप पिलर लगा रहे हो, तो यहाँ तो 10 लाख की आबादी है,
यहाँ तो लोगों के कारोबार है। एक छोटा सा रेडी लगाने वाला भी उसी रास्ते से गुजरता है, जो एक बड़े शोरूम वाले को भी उससे गुजरना है, तो आप तो तबाही कर दोगे, हम नहीं होने देंगे जी किसी भी। फिर जब वो 3-4 दिन भीषण प्रोटेस्ट हुआ, फॉर्चुनेटली आपके जैसे पॉजिटिव मीडिया वाले लोग भी थे, उनके वो मीडिया जो है, वो जो हमारे वीडियो क्लिपिंग्स थी वो दिल्ली तक पहुंची। नितिन गडकरी जी के उनके सहायकों ने भी देखी। जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने बोला, भैया आपने तो आरसीसी की दीवारें तोड़ दी। मैंने कहा दीवारें इन्होंने लगाई कहाँ थी, इन्होंने सिर्फ खड़ी की थी, सिर्फ मिनिस्टर को बताने के लिए कि जनाब हम 100-150 करोड़ का काम कर चुके हैं, ये भी लॉस होगा, नई डीपीआर बनाएंगे, 500-700 करोड़ और लगेगा, आपकी मर्जी है, लगाओ लगाना। तो हमने कहा इन्होंने सिर्फ अंधेरे में रखा भाई साहब, अगर हमने हाथ से दीवारें गिराई है तो आपसे कल्पना कर सकते हो ये कितना अंधेरे में रख रहे हैं। वहां से यू टर्न हुआ, नितिन गडकरी जी ने बड़ा पॉजिटिवली लिया। एक वीडियो यहाँ से जो बना के एनएच वाले लेके गए थे, उस वीडियो में पूरी क्लिपिंग दिखाई थी, कुंजवानी से लेके ये रेडिसन तक, और दोनों तरफ लोकेलिटीज बताई हुई थी, लोगों के घर बताए, दुकानें बताई। और मैंने गडकरी साहब से कहा, मैंने कहा सर ये खाली लोगों के घर नहीं है, ये समझ लीजिए यहाँ से देश की आज़ादी के बाद से ये लोग रह रहे हैं, इनकी रोजी रोटी है। और सबसे बड़ी बात ये है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा है, स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। जो हमारा एक्सप्रेस वे है उसमें बड़ी क्लियर गाइडलाइंस है कि उसको शहर के अंदर नहीं जाना है, तो फिर तुम इसको क्यों लाए इधर। हालांकि जो पहले प्रपोजल तैयार हुआ था वो हुआ था परमंडल वाले मोड़ से सीधा आर्मी एरिया रत्नचक से होके बन में निकलना था, सीधा एक्सप्रेस वे वहां पे, जिसको कटरा जाना है अमृतसर से सीधा, उसको जम्मू नहीं आना है। उसके अलावा हमने प्रपोजल दिया गडकरी जी को, इनको ये पूछो कि जब आपने एक बेहतरीन 53 किलोमीटर की हमें रिंग रोड दी है जो वहां से होकर अपना सरोवर से सीधा बन में निकलती है, आपने उसके ऊपर क्यों नहीं डाला इसको। अरे आप उसके ऊपर पिलर उठाओ ना, दीवारें लगाओ, क्योंकि वहां साइडों पे लोगों के खेत है, तो बड़ी ज्यादा आबादी है नहीं है, कल को डेवलप हो सकता था, तो वो भी हुआ। लेकिन अब क्योंकि आप ये देखिएगा सितरा से आगे का जो कंट्रैक्टर है उसने भी काफी ब्रेकअप कर दी हुई है, कहीं काम शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से ये लगता था कि अब उस लाइन को नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है। लेकिन रंधावा साहब, ये सारे मुद्दे बाकी भाजपा के नेता भी हैं, उन्हें नहीं दिखते, सिर्फ रंधावा साहब को क्यों देखते हैं। ये अपनी अपनी किस्मत होती है, कोई ईश्वरी काम किसके काम लिखा होता है, सीधी बात है। लेकिन इसमें बताऊँ आपको, जुगल किशोर शर्मा जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, ईमानदारी से मैं कहूँ। उन्होंने 4 दिन दिल्ली में रहकर, उस पर पार्लियामेंट भी लगी थी, तीसरी बार पुनः जीत के गए थे, नितिन गडकरी जी का दरवाज़ा नहीं छोड़ा उन्होंने। उनका नहीं भाई साहब मेरे लिए वापस जाना मुश्किल है। फिर गडकरी जी के कहने के ऊपर हमें वहाँ बुलाया गया, श्याम लंगर जी गए, फिर देवेंद्र राणा जी भी आए, फिर पूरी टीम एनएच की कॉल की गई, 4 घंटे की मैराथन मीटिंग चली, और हमें लगता था कि आज लग रहा है कि जम्मू को वेटेज नितिन गडकरी जी ने अगर दी है तो उसका श्रेय जुगल किशोर शर्मा जी को जाता है। इनको फील हुआ है कि ये नाजायज़ हो रहा है। मैंने कहा सर हमें किसी हद तक भी जाना पड़ेगा, हम चले जाएंगे, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह रहती है, जब हम लोगों के बीच में नहीं रहेंगे तो पार्टी पॉलिटिक्स को कहाँ लेके जाना है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है, किस लिए कर रहे हो, वोटों के लिए कर रहे हो ना। तो फिर जब वोट ही नहीं लोगों के मिलने, आपकी इतनी बड़ी दीवारें खड़ी करके, तो काम किस लिए करना है। उन्होंने फिर उसको लिया सीरियसली। तो अब ये मुझे लगता है पूरा मॉडिफाइड डिज़ाइन है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि अब इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की कोशिश मत करना, कुंजवानी से लेके रेडिसन तक कंप्लीट पिलर्स जाने दीजिए, और पूरा का पूरा एक फ्लाईओवर जो है बेहतरीन बनेगा। एक सवाल ये है कि युगल जी का जिक्र हुआ, सतवारी के अंदर जो दुकानें टूट रही थी, 39 दुकानें, उन लोगों ने प्रदर्शन किया, वो लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने ये कहा कि युगल जी से उनकी बात हुई, सांसद साहब ने कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन तब उसके बाद आप लोग जाते हैं, आप जाते हैं, कविंदर जी जाते हैं, आपके 1-2 नेता और जाते हैं, आप लोग बैठते हैं, उसके बाद वो मसला सार्ट आउट हो जाता है। देखिए उसमें ऐसा है कि ये इशू 1-1.5 साल से चल रहा था, जब ये ध्यान में आया था कि ये जो एक्सप्रेस वे है इसकी एक लैंडिंग नई बस्ती पे भी होनी है, तो वो जब वहाँ से टर्न करेगा तो ये दुकानें जो है ये टूटेंगी। तो जब ये शुरू हुआ था मूवमेंट, उस वक्त से जुगल किशोर जी उसके साथ जुड़े हुए हैं, और जुगल किशोर जी ने उस वक्त भी कहा था कि कंपनसेशन जब भी मिलता है पॉलिसी के हिसाब से मिलता है, ये आपको भी पता है। नेशनल हाईवे का अगर हमारा रिंग रोड बनाया तो रिंग रोड में जिनकी जमीनें आई तो उसमें पॉलिसी थी कि रिंग रोड में जिसकी जमीन आएगी उस वक्त का मार्केट रेट जो उस वक्त का कागजों में मालिक है, जो कब्जा है वो नहीं, जो मालिक है उसके खाते में जाएगा, और लोगों को मिला तो लोगों ने काम होने दिया। इनकी क्या दिक्कत थी कि ये लोग बैठे तो पिछले 60 वर्षों से थे, लेकिन ये ऑफिशियली कहीं नहीं थे। ये म्यूनसिपैलिटी ने उस वक्त बिठाए तो खुद तो नहीं बैठे। अगर इनका 5-6-8 रुपये उस वक्त किराया लगा आया, 700-800 रुपये भी किराया दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुई है,
और मुझे मेरे बैठे भी जुगल किशोर शर्मा जी ने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की। डिवकॉम के पास एमपी खुद चल के जाता है, ये छोटी बात नहीं है। प्रोटोकॉल कहता है कि डिवकॉम भी एमपी के घर आ सकता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, ये पब्लिक इशू है। लोग मेरे घर आए हैं, कविंदर गुप्ता जी, जुगल किशोर शर्मा जी और जो स्थानीय लोग हैं नई बस्ती के दुकानदार जो है, ये डिवकॉम साहब के ऑफिस में गए। तो डिवकॉम ने भी उस वक्त यही कहा कि सर पॉलिसी मैटर अलाउड नहीं करता है, फिर भी अगर एलजी साहब इसमें इंटरफेयर कर दे, क्योंकि इसमें भारत सरकार का कोई नहीं है, ना कंट्रैक्टर ने कुछ देना है ना एनएच ने देना है, ये पब्लिक डोमेन में जाएंगे ये लोग हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। फिर फॉर्चुनेटली ये समझ लीजिए कि एलजी साहब तक ये बात ठीक तरीके से पहुंच गई। जिस दिन ये धरना चल रहा था उस दिन शाम को 5:30 बजे मेरी मुलाकात थी और 6 बजे देवेंद्र सिंह के राणा जी की मुलाकात थी दुकानदारों के साथ। तो मेरे साथ जब मुलाकात हुई तो मैंने भी उनसे कहा कि ये सर ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का इशू है। वो उन्होंने मुझे कहा रंधावा जी आप बताइए पॉलिसी मैटर क्या कहता है। मैंने कहा सर पॉलिसियाँ किसके लिए होती हैं, पब्लिक के लिए होती है ना, सरकारें किस लिए होती हैं। अब कई बार हम देखते हैं कि कुछ नेचुरल कैजुअलिटी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, वहां भी तो रिलीफ देते हैं ना। बिल्कुल, चलो वो पॉलिसी मैटर है इसलिए दे रहे हैं। ये समझ लीजिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में है, तीसरी चौथी पीढ़ी जो है, और इन लोगों ने ये 39-40 दुकानदार ऐसे हैं कि इनके पास बड़ा सरमाया भी नहीं है, कोई बड़ी ज़्यादा इनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है बीइंग ए लोकल रेजिडेंट कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इनको जितनी साइज की इनकी दुकान थी जगह लोकेट करके, जगह भी म्यूनसिपैलिटी के पास है, कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं, दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने 2-3 स्पॉट्स उनको बताए भी एलजी साहब को, और उन्होंने बड़ी पेशेंट हियरिंग दी। उन्होंने फिर मुझे बताया भी कि राणा साहब भी अभी आने वाले हैं। मैंने कहा वो भी सर इसी इशू के लिए आ रहे हैं। तो मुझे कहते कोई बात नहीं। फॉर्चुनेट हो गया कि राणा साहब से मिलने के बाद उनको ये लगा कि नहीं लोग भी आए हैं चल के, तो कोई बनता है। तो फिर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को हिदायत दी कि आप पहले सर्च कर लीजिए कौन सी लोकेशन है, क्योंकि मुझे लगता है जो इन्होंने वर्कआउट किया है कुल मिला के 11-12 मरले तक की जगह की जरूरत पड़ रही है, जिसमें ये 39 दुकानदार अकोमोडेट हो जाएंगे। अगर उसमें हो जाते हैं तो मुझे लगता है ये एक प्रयास था जो सबने किया, टीम वर्क थी। इसमें कोई एक व्यक्ति श्रेय ले ले, विक्रम रावल ले ले, कविंदर जी ले ले, देवेंद्र सिंह राणा जी ले ले या पवन सिंह जी ले ले, ऐसा नहीं है। हमें तो सोच के चलना चाहिए कि वो उनको भी श्रेय है जो दुकानदार है जिनकी रोजी रोटी जा रही थी, जो तड़फ रहे थे बेचारे। भगवान ने उनके लिए वो अच्छा लिखा था, वाहिगुरु ने सोचा था कि नहीं भाई इनके आंसू पहुंचने हैं, करने वाला वही होते हैं। तो वो समझ लीजिए ये हमारे हाथों से होना था तो हो गया। रंधावा साहब एक इशू आपने और उठाया, उस पर आपने बात की कि बिजली के बिल, इसका एक बड़ा मसला है और आम शहरी आम नागरिक परेशान भी है क्योंकि बिल बढ़ करके आ रहे हैं। और बिजली की सर्विस जो कहा गया था कि 24 घंटे जहां पर स्मार्ट मीटर लगे होने मिलेगी, ये भी आपने एक मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं? देखिए स्मार्ट मीटर्स को लेकर जब से ये शुरुआत हुई है मैं तब से ही लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात कर रहा हूँ। एलजी साहब से बात की, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं मिस्टर एस राजेश, बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत इंटेलिजेंट है, मैं उनसे भी मिला। उनका भी ये पूरे देश में लग रहे हैं, खाली जम्मू कश्मीर में नहीं लग रहे हैं। मैंने कहा जी अगर स्मार्ट मीटर अच्छे हैं तो जो पहले डिजिटल थे वो किसने लगाए थे? वो भी सरकार ने लगाए ना। इसका मतलब उसमें कोई कमियां थी, अगर उसमें कमियां थी तो फिर उनको पेनलाइज करो पहले जिन्होंने वो लगाए पहली बार। आम व्यक्ति को आप कैसे समझाओगे कि स्मार्ट मीटर अच्छा है? दूसरी बात ये, आपने मेरे घर के कनेक्शन का मुझे मीटर दे रहे हो, आप मेरे प्रांगण में लाइए, मेरे खंभे पे क्यों लगा रहे हैं? फिर वो कहते हैं नहीं ये स्कीम है, ये आपके मोबाइल पे आ जाएगा। मैंने कहा सर हर व्यक्ति महंगे मोबाइल का उसके पास नहीं होता है। हमने गांव में भी जाना है, रूरल में जाना है, वहाँ वो लोग भी हैं जिनके पास छोटा मोबाइल होता है जिसमें बड़ा ज़्यादा हाईटेक नहीं होता है। तो मेरे को लग रहा है कि लोगों के दिलों को पहले जीतने का एक ही प्रयास कीजिए कि स्मार्ट मीटर को पहले आप अर्बन में जो लोग क्रीमी लेयर है आप उन पे लगाइए। तो आपके पास पूरी डिटेल है कनेक्शंस की, आप शुरू कीजिए पहले जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वो लोग जिनका 2 किलोवाट से ऊपर का लोड है, कोई भी है ABCD, शुरू कीजिए वार्ड वाइज उनको, और उनके डिजिटल मीटर हटा के उनके घरों पे आप जो है वो स्मार्ट मीटर लगाइए। 3, 4, 5 महीने उनके बिल्स आएंगे, अगर तो थोड़ा बहुत फ्लक हुआ तो वो नहीं बोलेंगे। जब किसी का 5 से 25 आएगा तो वो भी चलाएगा, वो कितना भी व्यक्ति संपन्न क्यों ना हो। ये हुआ ना। तो मुझे वो कहने लगे कि ये तो पॉलिसी मैटर है, अब इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, ये एलजी साहब कहिए आप, क्योंकि ये फीडर वाइज होना है, ये एरिया वाइज नहीं होगा। अगर एक फीडर उठाएंगे सपोज छन्नी इमर का, छन्नी इमर में अगर क्रीमी लेयर रहती है उसके भी लगेगा, कोई स्लम वाला उसमें रहता है, कोई बेचारा छोटे मकान वाला 2-3 मरले के मकान वाला उसमें भी लगेगा, तो वो हमारे से नहीं हो पाएगा। वो उन्होंने नहीं किया। फिर अब बार बार
बात उठाने के ऊपर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी का ताना बाना ऐसा बुना जा चुका है यहाँ पर कि उनको ये लगता है कि पता नहीं इनका क्या इंटरेस्ट है। भैया हमारा इंटरेस्ट है पब्लिक, हमारा इंटरेस्ट और कुछ नहीं है। हम पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम कोई दुकानदारी खोल के थोड़ी बैठे हुए हैं कि बीजेपी का ऑफिस चल रहा है तो काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। बीजेपी का ऑफिस काम चल रहा है, बीजेपी के ऑफिस से निकलने वाला काम जो है वो जनता से जुड़ा हुआ काम होना चाहिए। जनता को आपकी पॉलिसी से, आपकी योजनाओं से फायदा होना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी दुनिया भर की स्कीमें बता रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों की रोजी रोटी पे भी टांग मार रहे हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो ब्यूरोक्रेटिक ताना बाना है ना, इनके भी स्क्रू टाइट करने की जरूरत है। और ये मुझे लगता है एलजी साहब हमारे स्वयं एक पॉलिटिशियन है, 3 बार के पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। उनको अगर ये नब्ज नहीं समझ आते फिर किसको आ भी नहीं सकती। लेकिन एलजी साहब तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग मुझे याद करेंगे, मैं कुछ ऐसा करके जाऊंगा। अब पता नहीं ये चीजें होंगी पता नहीं किस तरीके से याद करेंगे। मैंने अभी भी पिछले दिन जब एलजी साहब को मिला हूँ, मैंने एक 10 सूत्रीय पावर सिनेरियो को कैसे सुधारा जा सकता है जिसमें पब्लिक भी खुश रहे, गरीब किसान भी खुश रहे, क्रीमी लेयर वाले को भी कोई नुकसान ज्यादा नहीं हो, और एक स्लैब होनी चाहिए। एक व्यक्ति की इनकम है महीने की 5 लाख रुपया, वो भी वही रेट दे रहा है। एक व्यक्ति 5,000 रुपया महीना कमा रहा है, ऐसा क्यों? अरे भैया स्लैब सिस्टम करो ना, ठीक है ना। जिसका 1 किलोवाट तक का लोड है उसका इतना किराया लगेगा, जिसका 1 से 3 है उसका इतना लगेगा, जिसका 3 से 6 है, जिसका 6 से ऊपर उसको और लगाओ, वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा ना। तो ये चीज़ें जब तक वो नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि अब हो सकता है कि सरकार के आने का इंतजार हो, कि चुनाव हो, यहाँ कोई सरकार गठित हो, तो क्योंकि जो सरकार में रहते हैं उनको अपने लोगों की चिंता होती है। वोट लेने एमएलए है, मिनिस्टर है, उसको पता भैया जब लोगों में शोर शुरू हो जाएगा तो अब सरकार में है तो बाहर जाते हुए समय लगेगा, जितनी जल्दी घुसते हैं उतनी जल्दी बाहर भी आ जाते हैं। तो वो है। अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेट को पता यहाँ नहीं लगाएंगे वहाँ लगा देंगे, मेरा किसने क्या बिगाड़ना है। एलजी साहब को ये लगता होगा कि इस वक्त मेरा ताना बाना चल रहा है तो मैं करवा लूंगा। तो मुझे लगता है कि अगर तो उन्होंने पॉजिटिव सोच के साथ कही है कि लोग मुझे याद करेंगे तो लोग जगमोहन जी को भी याद करते हैं। तो मैं एलजी साहब से निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसा करके जाइएगा कि लोग जगमोहन जी की तरह याद करें। ऐसा ना हो कि कोई उनको लगे तानाशाह कोई आया था और वो हम पे सारे दुनिया भर की शक्तियां जो वो करके चला गया है, हमारी जिंदगी में कोहराम मचा के चला गया है। तो मुंह से निकली हुई आज जो है ना वो दूर तक पीछा करती है। सत्यपाल मलिक को कैसे देखते हैं? देखिए सत्यपाल मलिक जी पब्लिक ओरिएंटेड किस्म का व्यक्ति था एक, मैं स्वयं भी उनसे बहुत बार मिला हूँ। अच्छे पॉलिटिशियन थे और भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टेटस दिया उनको, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। 4 राज्यों का उनको राज्यपाल बनाया और उन्होंने भी प्रयास किया। धारा 370 जिस दिन हटाई गई उस दिन वही राज्यपाल थे, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। लेकिन 3 फाइलों का जिक्र किया था उन्होंने, अब पता नहीं वो फाइलें कहाँ चलेगी ठंडे बस्ते में, अगर कुछ होता तो उसमें करते। एक आईएएस ऑफिसर के कुछ डॉक्यूमेंट, वो नाम भी निकले बाहर, आपको पता ही है, नाम भी आया उनका बाहर और इन्वॉल्व भी हुए। वो स्कैम था, अगर वो अंदर से करप्ट होते तो शायद वो स्कैम कर भी सकते थे। और उन्होंने ठीक समय पे प्रधानमंत्री जी को बताया, प्रधानमंत्री जी साहब मना कर दिया, बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना और कार्रवाई करो उसके ऊपर। लेकिन कार्रवाई को भुगतना पड़ा। पता नहीं अब क्या रीजन हो सकता है, अब दिल्ली की पॉलिटिक्स है, मैं कह नहीं सकता हूं। पर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने जितना स्वाभिमान के साथ सत्यपाल मलिक जी को उनकी राजनीतिक कैरियर का आखिरी पड़ाव दिया है ना, इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं। हालांकि वो जनता दल में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, वो यहाँ की यूपी की जो जाट पॉलिटिक्स है उसमें भी सक्रिय रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो नरेंद्र मोदी जी ने वजूद सत्यपाल मलिक जी का खड़ा किया वो कोई व्यक्ति नहीं कर पाया। इलेक्शन होएगी इस बार, हो सकती है, क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगी? देखो मैं जहाँ तक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते संसार जी आपको बताऊं तो हम चुनावों के लिए तैयार भी हैं और हमें जो गाइडलाइंस मिली है लीडरशिप की तरफ से वो पब्लिक डोमेन में रहने के लिए मिली है। पोलिंग बूथों के ऊपर जाकर वोटों का काम अभी चल रहा है, आपको पता ही है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं और कल और परसों 2 दिन जो है हर बीएलओ जो है वो बूथ पे बैठेगा। हम नौजवानों को जो 1 जुलाई को 18 साल के हो गए हैं उनके वोट बनाने में उनकी सहायता कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे हमारी टीमें जा रही हैं। हमारा प्रयास तो पूरा है, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट की भी एक गाइडलाइंस आई है कि 30 सितंबर तक होगा। और अब प्रधानमंत्री जी ने चुनावों के दौरान भी और पुनः प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहा है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में ज़्यादा फर्क नहीं है जी, हम यकीन करते हैं। और जिस तरीके का डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुझे लगता है चुनाव सितंबर एंडिंग नहीं तो अक्टूबर में हो जाएंगे। आखिरी सवाल है रंधावा साहब की
तीन सौगात तोहफे देने की बात कही गई थी, ठीक है। एक तो एम्स कहा था, वो दे दिया। आर्टिफिशियल लेक का काम काफ़ी समय हो गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्या हो पाएगा कि नहीं। एक और आखिरी में मेट्रो ट्रेन की बात कही गई थी। जी जी जी। ये जो चीज़ें हैं, मेट्रो ट्रेन और आर्टिफिशियल लेक का काम जो है कहाँ तक पहुँच गया? देखिए, आर्टिफिशियल लेक का तो काम चल रहा है स्लो है। अब वही है ना कि सरकार हो तो थोड़ा उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो अब जिस तरीके का ताना बाना है तो उसी तरीके से ही काम चल रहा है। लेकिन मेट्रो का क्योंकि भारत सरकार के साथ इन्वॉल्व है, तो उसमें हमारी जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो उस पर बड़ी वार फुटिंग पे काम कर रही है। जल्दी उसकी डीपीआर में कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत थी, जो लग रहा था कि एम्स से लेके अम्फाला तक की एक जो है उसकी डिज़ाइनिंग होनी है। तो मुझे लगता है कि शायद अगले 5 सालों के अंदर हमें ये एक्सप्रेसवे और रिंग रोड और फ्लाईओवर से बाहर निकल के मेट्रो के भी दर्शन हो सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रंधावा साहब हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ भाजपा के वो नेता हैं जो हमेशा से पब्लिक की बात कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में आपने देख लिया होगा, बिना हिचकिचाहट के खुलकर बात की है। भाजपा के बाकी नेता भी हैं, बात करने से कतराते हैं, और क्यों कतराते हैं वो सब आप जानते हैं। और विक्रम रंधावा खुल करके बात क्यों करते हैं ये सब आप देख रहे हैं, और पब्लिक में जा रहे हैं और गलत नीतियों का विरोध भी कर रहे हैं, और जो काम होने हैं उसके बारे में चर्चा की है। आखिर जो वो करना चाहते हैं वो सब आपके सामने है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन होगी या नहीं होगी। इन्होंने ये कहा है कि हो सकता है बड़ी जल्दी इलेक्शन हो, और हम लोग भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो और जम्मू कश्मीर में एक सरकार बने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दों को हल कर सके। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।